हाय, हाउ आर यू ऑल? जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि नीट का एग्ज़ाम फिर से हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप सब न्यूज़ सुन ही रहे होंगे, जो भी एस्पिरेंट है। ठीक है, पर मैं ये कहूँगा आप न्यूज़ वगैरह थोड़ा कम देखें, सरकार को गाली कम दें, लोगों को अब्यूज़ कम करें। आप अपनी लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू सफ़र। कहने वाले कहेंगे, लड़ने वाले लड़ेंगे। यू हैव टू स्टडी अ लॉट अगेन। आपको फिर से शुरू करना है तो मैंने कुछ ऐसे ऐसे सोचा है कि मैं भी कुछ टेस्ट पेपर बनाऊंगा जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगे। और वो टेस्ट पेपर क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा अच्छा बनेगा। और मतलब एनसीईआरटी से ही बनेगा, बाहर से तो आता नहीं है, लेकिन बहुत ही डीपली जाके एनसीईआरटी इस बार पेपर बनाएगा। कुछ सवाल जरूर अच्छे डालेगा। तो हम टेस्ट पेपर मैं मेरी समझ के हिसाब से पहले हम कोशिश करेंगे शुरू के 8-10 दिन की थ्योरेटिकली सारा कवर करें। ज़्यादातर पेपर में आपको असर्शन रीज़न मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे। ये सब स्टेटमेंट और सारी लाइन टू लाइन ये सारे जितने भी सवाल आपको मिलेंगे ये सब एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि मैं सारा पेपर एनसीईआरटी से भी बना रहा हूँ। एग्जाम्पल जो मुझे लग रहा है आ सकता है, अगर पेपर टफ बनाएंगे तो कैलकुलेटिव पार्ट वो दे देगा आपको। तो वो सब कुछ आना चाहिए ताकि एटलीस्ट आपका डेटा तो याद रहे। कई बार एनसीईआरटी का सीधा सवाल उठ के आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन टफ होती है तो बच्चे से छूट जाता है। तो उन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो पहला सवाल हम अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सवाल जब हम देखते हैं तो ये सवाल ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और दो डेटा आपको दे रखे हैं और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछे गए हैं। तो ये इसमें आपको कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको तो हम काउंट ही नहीं करते। हम किसको काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4 रूल होता है, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए जी? 4। इससे हमें कोई मतलब होता नहीं है। ये आपको कितना दिख रहा है यहाँ? 3। तो यानी कि 4 and 3, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल, इसमें क्या लगाते हैं हम? लॉ लगाते हैं, सॉरी रूल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ। ये अब एनसीईआरटी का आपको सीधा सवाल मैंने उठा के दिया है ताकि आपको वो डेटा याद रहे। तो ये आपको मल्टीप्लाई तो करनी करनी पड़ेगी। ये सेंटीमीटर में, इस बात का खास ध्यान रखना है। आंसर मीटर क्यूब में है, ठीक है। तो जी मल्टीप्लाई करने के लिए आप कुछ मत करो। जब भी पेपर में आए, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पेपर के हिसाब से 4.234105 पॉइंट तो बाद में लगा लेंगे। तो ये कितना हो गया जी? 20, 17, 5 दूनी 10 और 1, 11, 5 चौक 20 और 1 21, फिर 0 4, यानी कि 0 0 0 0। फिर अगेन क्या आ जाएगा जी? 0 0 0 0। फिर अगेन सेम लाइन लिखनी है, 4 3 2 4, यानी कि 0 7 1 5 5 2 4। फिर आपको किस में मल्टीप्लाई करनी है इसकी? आपको 2.01, यानी कि 201 में। ठीक है जी। यहाँ पे कितना था? पॉइंट इतना था ना, यानी कि 6। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। फिर 2.01 है, ये सेंटीमीटर है, स्पेशल याद रखना है, यानी कि बाद में -2 भी करेंगे। तो ये 1 का तो सेम आ जाएगा, 1 5 5 2 4 मल्टीप्लाई। 0 है, सेम आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4। ठीक है जी। डन है। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। तो ये क्या आ जाएगा जी? 0 3 10, 2 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, यानी कि 0 7 1 9 8 2 5 5 8। कितना है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 क्या लग गया? यानी कि आपको अब आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई किया है आपने, तो सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट कहाँ तक बताओगे? वॉल्यूम में क्या किया आपने, तीनों का मल्टीप्लाई किया है, यानी कि हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि लीस्ट यहाँ कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 4, इसमें क्या है 3, यानी कि आंसर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻² आपको और करना है, यानी कि 10⁻⁻² और करोगे तो आपका ये बनेगा 0.0, ठीक है जी, 855289170 इतने मीटर क्यूब, ये बन गया। यानी कि आंसर तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ। क्या करेंगे बेटा? राउंड ऑफ। छोड़ दो 7, यानी कि 5 से तुम्हारा क्या है, ज़्यादा है। क्या है, 5 से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर कम है तो एज इट इज छोड़ देंगे। 9 ज़्यादा है तो फिर ऐड कर देंगे 9। फिर ज़्यादा है तो ऐड कर देंगे, कम है एज इट इज छोड़ देंगे, यानी कि 0.0855, यानी कि 0.0855 विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्या करना है आपको, सिर्फ राउंड ऑफ करना था। यानी कि 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करते हो, हमेशा ऐड कर देते हो, 5 से कम है तो आप एज इट इज छोड़ देते हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब थोड़े मैंने स्टेटमेंट वाले ये सवाल, ताकि आपको वो समझ बने और थोड़ा आपको बेहतर लगे। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी फिजिकली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लो t इज इक्वल टू आपके पास है 2π√L/g, और एक में लिख दो t इज इक्वल टू √L/g, तो डायमेंशंस तो करेक्ट ही आएंगे, लेकिन ये वाली करेक्ट है और ये वाली इनकरेक्ट है। तो इसीलिए इस वर्ड का बड़ा महत्व है, मे बी बिल्कुल सही बात है। अब आगे है कि डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है भैया। जो डायमेंशनली रॉन्ग है वो तो रॉन्ग होगी, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है ताकि मुझे समझाने में थोड़ा टाइम ना लगे। ये सवाल मैंने इसलिए दिया है, ये इंपॉर्टेंस इस सवाल की ये है कि आपको ये याद रखना है, ये डेटा, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कैलकुलेशन को रिड्यूस करेगा। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ऑन द अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाई 2 डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना, given that the diameter of earth is about this, compute the distance of moon from the earth। समझ रहे हैं आप? यानी कि कुछ इस तरीके से बात है कि ये ऐसे है, ठीक है जी, ये वाली। तो ये तुम्हें डायमीटर मिल गया, कितना मिल गया, 1.27 वाली डेटा, ये डायमीटर मिल गया। आपसे ये आर पूछा है और ये थीटा आपको गिवन है, समझ रहे हैं आप? क्या गिवन है आपको, थीटा, और थीटा कितना गिवन है आपको, 1 डिग्री 54 मिनट, ये क्या है, मिनट। तो मैं, अगर मेरे को ये डेटा बच्चे याद है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, अगर ये बात मुझे याद है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, तो मैं 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट प्लस 54 मिनट, इसको किस में बदल देता हूँ मैं, सेकंड, यानी कि ये आ गया तुम्हारा एंगल मैंने सब यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ये सेकंड वो वाली सेकंड नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सब यूनिट्स हैं, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ 114, 60 प्लस 54 कितना हो गया, 114 इंटू क्या हो गया बच्चे, 60, मल्टीप्लाई कर लिया सीधा रेडियन की। तो ये आपका 3.2 इंटू 10⁻²। बस अब तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा। एल की जगह हम क्या लिख लेंगे, डी डायमीटर,
आर तो ये है, ये निकालनी है, और थीटा, सो आर विल बी इक्वल्स टू डी बाई थीटा। डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। कैलकुलेटिव सीधा एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। तो कुछ बातें तो हमें सीधी सीधी आनी ही चाहिए, हमारी मजबूरी है। तो ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है अगर पेपर को हल्का फुल्का वो अगर टफ बनाएगा, तो टफ बनाने का मतलब क्या है, कैलकुलेशन बस थोड़ी सी टफ दे दो। अब ये कैलकुलेशन मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर मैं 100 बच्चों को दूं तो 100 में से मुश्किल से 20 या 25 बच्चे कर पाएंगे, और टाइम वेस्ट भी होगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हर बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती, ये एनटीए जानता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है आपसे कि दो रजिस्टर हैं ऑफ रेजिस्टेंस R1 कितना है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 है 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट है। आप जब भी सवाल पढ़ें तो आप हमेशा डेटा को डिकोड करने की कोशिश करें, पैरेलल ऐसे मार्क कर लें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है, तो आर क्या हो जाएगा जी, R1 R2, और एरर भी लिखनी है, R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा जी 100 इंटू 200 डिवाइड बाई 300, कट गया, यानी कि 200/3, यानी कि 66.7। यानी कि जब आप आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो मैं आर इक्विवेलेंट तो कैसे लिखूंगा, इसने किस फॉर्म में दे रखा है, जो आर इक्विवेलेंट हो गया प्लस माइनस जो डेल्टा आर इक्विवेलेंट हो गया। तो डेल्टा आर कैसे निकाले हम, उसके लिए सीधी बात है भाई कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r। आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करके जो आपका आएगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर लो जो भी है, तो -1/, ऐसे आ जाएगा ना, इनटू dr इक्विवेलेंट बाई dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि फिर से भी करते हैं, आप याद रखना। आधों को तो ये बच्चों को ये डेरिवेटिव लेना ही नहीं आता है। इज इक्वल्स टू -1/r1 का स्क्वायर इंटू dr1/dt प्लस, सॉरी, -1/r2 का स्क्वायर dr2/dt। अब dt को एलिमिनेट कर लेंगे, और ये नेगेटिव साइन को जब हम हटा देते हैं, तो इसको हम फिर ऐसे लिखते हैं, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू डेल्टा R1/r1 का स्क्वायर डेल्टा R2/r2 का स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। ये डेल्टा आर इक्विवेलेंट बनेगा। अब आपके पास हर एक डेटा है, डेल्टा R1 देखो ये गिवन है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर जो आपका आएगा, आपने सॉल्व किया भी होगा कुछ बच्चों ने, फाइनल आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। ये भी प्रॉपर ये पेपर आपका पूरा मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बनाया शुरू के। 25 सवाल कम से कम एनसीईआरटी से ही है, ये भी एनसीईआरटी से ही है, ताकि बस वो डेटा की आपको समझ बने, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो कवर अप मैंने करने की सारी कोशिश करी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। एक जेट है, पेपर मैंने बैलेंस बनाया। आप जब पेपर को देखेंगे, बड़ा बैलेंस पेपर है, कुछ सवाल मैंने टफ कैलकुलेटिव डाले, कुछ तो सीधा वन गो में हो गया होगा आपका। ये एरोप्लेन है, जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर, डन है। इजेक्ट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट अ स्पीड 1500। जो भी है, जो ये प्रोडक्ट है, जो ये यानी कि फ्यूल है, जो कंबशन, ये कितने से निकल रहा है तुम्हारा 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट, यानी कि जो प्रोडक्ट है रिलेटिव टू द जेट कितना है जी 1500 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। ये जेट की स्पीड है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, यानी कि जो प्रोडक्ट है इसकी स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, यानी कि वी पी जे विल बी इक्वल्स टू वी पी माइनस वी जे।
ये वेक्टर की इक्वेशन होती है रिलेटिव, यानी कि आपको वीपी पूछा गया है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखते हैं हम, याद रखना। तो ये वीपी बोला अगर पूछा रखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डन है। वी पी जे यानी कि इधर को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1500। तो ये तो इस डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको 500। तो आंसर कितना आ गया 1000। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ो जी। स्टेटमेंट 1 कहता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। नहीं, सिंगल वेलोसिटी कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता एक्सेलरेशन के बारे में एग्जैक्ट। खाली अगर आपको खाली वेलोसिटी पता है ना, तो आप ये बता सकते हैं स्पीड अप है स्पीड डाउन है। खाली अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता है कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, द मोशन विल बी स्पीड अप, नहीं, गलत बात है, कुछ नहीं बता सकते। आपको इंफॉर्मेशन यू और वी के बारे में और इनिशियल कंडीशन पता होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन मतलब उनके बीच में एंगल है, बन रहा है नहीं बन रहा है, तभी आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया तुम्हारा, गलत। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। उसका हम लॉजिक और एग्जाम्पल भी देंगे, अभी आपको मैं आपको दूंगा। सेकंड पढ़ लो एक बार, सेकंड उसका उल्टा ही है। ए पार्टिकल मे बी मोमेंटरली एट रेस्ट एंड येट हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि एक बॉल है, एक बॉल आपने फेंकी तो बॉल यहाँ जाकर रुक जाएगी, कितने ऊपर, मान लिया एच हाइट ऊपर, पर एक्सेलरेशन क्या है जी, लेकिन मोमेंटरली एट रेस्ट यानी कि वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन क्या है नॉन जीरो। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन बनेगा तुम्हारा डी। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 ग्रेविटेशनल, ये गिवन है आपको, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ हेमीस्फेरिकल शेल। ये ध्यान से देखना क्या है, ये शेल गिवन है आपको। क्या गिवन है बच्चे, शेल गिवन है ऑफ यूनिफॉर्म मास, डेंसिटी हैज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एरो। यानी कि आपको ग्रेविटेशनल जो इंटेंसिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे ही आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी कि हम ईजी ऐसे डिनोट करते हैं, तो आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है। सबसे पहली बात तो एक बात आप याद रखें, ये आपको पता ही है, मान लो ये एम मास का स्फीयर है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछूं तो ई हमेशा टूवर्ड्स होगा, इसकी ए की डायरेक्शन होती है हमेशा टूवर्ड्स। तो एक बात तो पता चल रहा है कि जो होगा, जो ई की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टूवर्ड्स। अब थोड़ा सवाल की तरफ आ जाते हैं, फिर अपन दोनों को बातों को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। देखो, बात ऐसी है कि ये आपका हेमिस्फेयर यानी कि ये ऐसे स्फेयर था, कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूं, तो ऊपर वाले हिस्से को मैं कट कर देता हूं, ठीक है जी। ये ऐसे हेमिस्फेयर है और इस पॉइंट पे किसकी वैल्यू पूछ रखी है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एरो बताना है। अब आप ध्यान से देखो, जब अगर मैं बात करूं इस पूरे की बच्चे, पूरे की, तो हेमिस्फेरिकल शेल है। क्या है, हेमिस्फेरिकल शेल, क्या अंदर कोई मास है, नहीं, जीरो। यानी कि जब मास ही जीरो नहीं है, तो जब आप ऐसे गोशन सरफेस बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर, जीरो। या इसको ऐसे सोच सकते हैं आप, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। कैसे भी आप, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ते हैं और ग्रेविटेशन के अंदर भी। तो अब मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि अगर मैं इसको सिमेट्रिकली इसको बंद कर दूं, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो ऊपर वाले की वजह से जो इंटेंसिटी है और जो नीचे वाले की वजह से इंटेंसिटी है, दोनों कैंसिल आउट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं ए डायरेक्शन में है, ए डायरेक्शन का मतलब है इधर, तो ऊपर वाले की वजह से भी तो इधर ही होगी, ठीक है, क्योंकि सेम हेमिस्फीयर है। क्लियर है भाई, जब इस वाले की वजह से मैं मान रहा हूं कि इधर की तरफ है, तो आप इसको पढ़े ही आप उल्टा कर दो, इसकी वजह से भी तो इधर की तरफ ही रहेगा, सिमेट्री यही कहती है। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा ई की, अब ये वाला लॉजिक लगाओ, ई हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स होता है, तो इसका मतलब बी पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि आंसर कौन सा पॉसिबल है, सी। सी बोले तो इसकी वजह से ई की इधर, जैसे ही आपने ऐसे ये किया तो ऊपर वाले की वजह से ई इधर, और ई मुझे पता है ई क्या आना है, जीरो। तो सी किसको रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा, इसका थर्ड ऑप्शन ए, ये क्या दे दिया था मैंने, इसका जो ऑप्शन था ये ए था, सॉरी, ये सी, यहाँ सी था, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर 17 का। आगे चलते हैं जी। आगे हमारा क्या है, ये क्या, अरे गायब कैसे हो गया भाई, एस्केप स्पीड, ये पूरा सवाल
ये दे रखा था मैंने, एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी, अपने पास सवाल था, बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस विल डिपेंड, ऐसे करके था, ऑन, ए था मास ऑफ बॉडी, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ इसको, लोकेशन फ्रॉम इट इज, लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, और द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी देखो क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट टू जी आर। हर एक बात का मतलब पता होना चाहिए ताकि आपको सवाल करने में आपका जल्दी बनेगा और आसानी पड़ेगी। आप जब निकालते हैं तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, यानी कि बहुत दूर चला गया तो इंटरेक्शन आप क्या मान लेते हैं, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो यू इनिशियल, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और यू इनिशियल, यानी कि इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और वो फाइनल फिर ये निकल के आ जाता है। आई होप कि आपको ये सब बात आपके नोट्स में लिखी हुई होगी। इसके अंदर ये कहीं भी मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, ये लोकेशन कहाँ से आप इसको फेंक रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन किस एंगल पे फेंक रहे हो, क्योंकि ये सब क्या है तुम्हारा, COME लगा रहे हो आप इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन द हाइट ऑफ लोकेशन फ्रॉम द वेयर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, यानी कि अगर मान लो, इस बात पे तो निर्भर करेगा ही ना, ये आर है या फिर आप यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो 2R से, मान लो आर हाइट ऊपर, अर्थ से आर हाइट ऊपर चले गए, तो क्या बदल गया? अब सीधी सी बात है, आपका यू बदल गया ना भाई। यू, अगर मैं बात करूं, इसको मैं U1 लिख दूं और एक बार यहाँ है U2, तो U1 और U2 क्या सेम है? नहीं, अलग अलग है ना। तो इसका मतलब तुम्हारी एस्केप जो स्पीड है वो भी अलग अलग आएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 18वें का जो आंसर है वो कौन सा है, हाइट ऑफ लॉ। क्यों डिपेंड कर रहा है, मैंने उसका लॉजिक दिया है। अब 19 वाले पे आ जाते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड, स्टेटमेंट 1 आप पढ़ेंगे, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी coincides with its center of mass only if the gravitational field does not vary from, देखो सीधी सी बात है, आप जब RCM निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, तो आप कैसे निकालते हैं, समेशन MI/RI डिवाइड बाय समेशन MI। सेंटर ऑफ मास क्या है, एक मैथमेटिकल पॉइंट है। जब आप सिमिलरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, समेशन ऑफ MI/GI/RI अपॉन समेशन MI/GI। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकालने का तरीका भी यही होता है, उसमें हम वेट से डिवाइड करते हैं। अब ये इसके बराबर आपको दिख रहा है तभी होगा जब जी चेंज ना हो, जी क्या रहे, यूनिफॉर्म। जैसे यूनिफॉर्म रहा तो ये आ जाएगा MI/RI डिवाइड बाय समेशन MI। जी यूनिफॉर्म है तो जी बाहर ले लिया, जी से जी कट गया। ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे ये रोड है, मान लो आपने, ये ग्राउंड है, रोड किससे मिलके बनी है, पार्टिकल से। किससे मिलके बनी है, पार्टिकल। तो अगर जी यहाँ पे वेरी कर रहा है, जो कि वेरी करता है जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चलते हैं तो वेरी, लेकिन ये क्या है, हाइट बहुत कम है, हाइट बहुत कम है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर सच में कोई पूछा जाए क्या जी वेरी करता है, हाँ वेरी करता है, जी तो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। लेकिन इसीलिए उसने, देखो ध्यान से पढ़ो आप, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास, कर गया ना कोइंसाइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी कट गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों बराबर आ गए। लेकिन ये कब आए हैं, जब जी क्या माना है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हुआ तो जी बाहर आ गया, यानी कि हर पार्टिकल के लिए मैंने क्या मान लिया, जी कांस्टेंट, जी की वैल्यू सेम। लेकिन अगर हर पार्टिकल के लिए जी की वैल्यू अलग अलग है तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। सो ऑप्शन ये भैया करेक्ट है। ठीक है, अगला, इन अ कपल टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो कपल तो आपको याद ही होगा, ये तुम्हारा कपल हो गया, ये फोर्स आप एफ इधर लगाया, एक एफ इधर लगाया, तो नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो जीरो है, जबकि टॉर्क क्या है, नॉन जीरो। सो 1 और 2 दोनों तुम्हारे करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ जी आप क्वेश्चन नंबर 20 जब आप पढ़ते हैं तो वही है कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, टेबल पे खड़ा हुआ है, टेबल घूम रही है, वो अपने हैंड्स जो है उसको क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला लगेगा, यानी कि L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो इनिशियली I ओमेगा विल बी इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल।
तो आपको क्या निकालना है अल्टीमेटली ओमेगा फाइनल। सो आई कितना है आई इंटू 40 और फाइनली 2/5 आई, ये देखो 2, यानी कि वहां तक ओमेगा एफ। तो आई से आई 20 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर किसमें है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल है सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री। आप मुझे एक बात बता दो, ये रोल ऊपर कर रहा है ठीक है, एक्सेलेरेशन तो ऐसे होगा। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अगर आपके याद हो तो एक्सेलेरेशन होता है जी जी साइन थीटा अपॉन 1+I/mr²। क्लियर है? क्या है जी ये सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, यानी कि जी साइन ये कितना है 30 है ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1+I कितना आता है जी mr²/2 इंटू mr² कट गया। तो ये तुम जब इसका एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो g/2 डिवाइड बाई 3/2, 2 से 2 कट गया यानी कि g/3। अब आपका सवाल ये सिंपल सवाल में बदल गया, कितने ऊपर तक जाएगा। अब आप इजीली बता सकते हैं क्या करेंगे आप जी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहिए, नहीं। कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, थर्ड लगा लो जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बच्चे 2as फाइनली तो जीरो, u तो ऑब्वियस ही बात है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर 2 इंटू एक्सेलेरेशन माइनस तो कट ही जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ए का साइन नेगेटिव लोगे ना आप, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यू भैया इधर जाएगा माइनस का बनेगा ना, और ये जब आप माइनस ए रखोगे ऑपोजिट डायरेक्शन है कट जाते हैं ये, आधे तो यही गोली खाते रहते हैं। तो एक्सेलेरेशन किधर है भैया, एक्सेलेरेशन कितना है g/3 यानी कि 10/3 इंटू एस, तो ये कितना हो जाएगा जी तुम्हारा 25 इंटू 3/20 विल बी इक्वल्स टू तुम्हारा आया जी एस, तो ये कितना हो जाएगा 5×5 = 25, 5×4 = 20 यानी कि 15/4, तो ये कितना हो जाएगा 4×3 = 12, ठीक है जी। और फिर आ गया तुम्हारा 4×3 = 12, 3×0 = 4×7 = 28, 3.7 अप्रोक्सीमेटली मीटर, यानी कि आपका आंसर आएगा बी 3.8। ठीक है, करने का तरीका आपको मेथड पता चला। बस क्या है, यहाँ रिंग होती तो बस ये आई की वैल्यू चेंज होती है mr² आ जाता, सॉलिड स्फेयर होता 2/5 mr² आ जाता, होलो होता 2/3 हो जाता। तो ऐसे बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करना और कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी कि अगर m1 m2 बराबर है और इलास्टिक कॉलिजन है और ये ऐसे इसमें टक्कर मार रहा है, तो आफ्टर कॉलिजन अगर आपको याद हो और ये ऑब्लिक कॉलिजन है तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेंगे आफ्टर कॉलिजन। ये वाले लॉजिक के ऊपर ये सवाल है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए मुझे लगा कि अगर पेपर अच्छा बनता है या चीजें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद होने चाहिए। ऑल्दो आपको बहुतों को याद होगा। तो ये कितना है, अगर आपको ये कह रहा है आपसे कि लाइन से कितना गया, एक 37 डिग्री पे चला गया तो दूसरा 53 डिग्री, तो इस सवाल में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। डन है। लेकिन इसके लिए स्पेशल केस है जब मास m1 m2 मास बराबर हो और कॉलिजन कैसा हो, इलास्टिक हो, मतलब ओब्लिक कॉलिजन हो लेकिन इलास्टिक हो। तो आफ्टर कॉलिजन अगर ये रेस्ट पे है और ये आ रहा है इसको और दोनों का मास इक्वल है तो ये दोनों 90 डिग्री पे फ्लाई करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से। खैर जी, अब आ जाओ जी, इस पेपर में मैंने स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डाले हैं और अभी मैं जितने भी सवाल जितनी भी वीडियोस डालूंगा, क्योंकि पेपर दूर है तो मैं भी मेहनत करूंगा आप भी मेहनत करो, और सीधी सी बात है ज्यादा से ज्यादा बच्चे बच्चे हमसे जुड़ें, क्योंकि बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं। तो मैं एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम कुछ कर पाए तो मैं कुछ कर पाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सरकार ने तो पेल ही दिया है लोगों को। खैर, वर्क एनर्जी थ्योरम आप अगर 23 क्वेश्चन को पढ़े अब आप, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, मे बी व्यू एज द स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। बिल्कुल सही बात है, अरे बिल्कुल सही बात है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ से ही तो आप क्या करो, एफ इज इक्वल टू एम में होता है नहीं होता है आपका, अरे बोलो भाई, एफ इज इक्वल टू एम में होता है नहीं होता है,
तो क्या आप यहां से तुम नहीं निकाल सकते वर्क एनर्जी थ्योरम? अरे निकाल सकते हो भाई, क्यों नहीं निकाल सकते? आप अगर ध्यान से देखें, एक्सेलेरेशन क्या होता है तुम्हारा? डीवी बाई डी टी, ठीक है जी? अरे हाँ है ना? फिर एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? डीवी बाई डी एस, ठीक है? ये भी तो एक्सेलेरेशन की फॉर्म है, सो ए डी एस विल बी इक्वल्स टू वी डी वी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए एस, ये तो ए एस आ जाएगा, ये यू से वी लिख लो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। एम की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया? वर्क बन गया एम में, ये वर्क बन गया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो आप इसे एज ए स्केलर फॉर्म भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? जय कोलिजन कैसा भी हो, ड्यूरिंग कोलिजन अगर इलास्टिक भी है, कई बार दिमाग में रह जाता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन बिफोर और आफ्टर रहती है, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन नहीं होता। मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं काइनेटिक की जगह लिख दूं मैकेनिकल एनर्जी, तो वो कंजर्व रहती है। क्यों? क्योंकि जब ये दो बॉल अभी चल रही हैं, लेकिन ये डिफॉर्मेशन भी तो होता है ना, डिफॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग कॉलिजन, फिर रिफॉर्मेशन होता है। तो जब डिफॉर्म होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन चेंज होगा। तो यानी कि कुछ एनर्जी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर वापस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। भाई आप ये समझे, दो बॉल हैं, ये ऐसे चल रही है, ठीक है? जब ये पास पास आएंगी, जब ये पास पास आएंगी, तो ये कुछ ऐसे ऐसे, ये डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होने के बाद बॉल को वापस इस शेप में आना है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यही है, कंप्लीट रिफॉर्मेशन। तो अभी के लिए ये मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज हुआ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? ड्यूरिंग कोलिजन, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तुम्हारी क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो सर काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व? जस्ट अगर वो कहता है आपको काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन पहला तो करेक्ट है, दूसरा तुम्हारा रॉन्ग है। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। पहले 25 भी देख लो, अगर 25 आप, इसका सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। एक पंप है, ठीक है, जो बिल्डिंग है जैसे ये, तो ऊपर पानी भेजना है, पंप नीचे लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पानी भेजना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है मेरे पास वो कितना है? 30 मीटर क्यूब का है। 30 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है तुम्हारे पास? यानी कि डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मास आ जाएगा इसका, यानी कि 30 केजी क्यों लिख रखा है मैंने? 30 इंटू 10⁻³ kg, कितना हो गया जी? 30 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि इतने किलोग्राम वाटर पंप को ऊपर पहुंचाना है। लेकिन बात क्या है? बात ये है, और किसमें? 15 मिनट में। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%। यानी कि आप, एफिशिएंसी का मतलब है कि जो आप पावर दोगे वो काम में कितने परसेंट आएगी। यानी कि ईटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। यानी कि आउटपुट जो आपको मिलेगा, पी इनपुट जो आप देंगे और आउटपुट जो आप मिलेगा, ठीक है, वो एफिशिएंट कितना है तुम्हारा, कितना काम करेगा? 30% खाली। तो आपको इसका मतलब इनपुट तो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अब आपको पंप देखना है कि कितना एफिशिएंसी का, यानी कि कितनी पावर का आपको पंप लेना पड़ेगा। तो बात यह है कि पी इनपुट ही मुझे निकालना है, कंज्यूम हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम, क्योंकि इसका 30% ही सिर्फ वर्क में कन्वर्ट होगा। एफिशिएंसी का मतलब है कि आप जितनी इनपुट दोगे उसका 30% ही वो कन्वर्ट कर पाएगा। तो पी इनपुट देख तो लूं एक बार कितना चाहिए। सो पी आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया है। 30% का मतलब क्या होता है? 0.3, 30/100। यानी कि आप मुझे एक बात बताओ, पानी कितने ऊपर पहुंचाना है तुम्हें? 40 मीटर अबव। कितना पानी पहुंचाना है? इतना पानी, यानी कि mgh, इतनी एनर्जी चाहिए तुम्हें, इतनी एनर्जी लगेगी मतलब, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इतनी एनर्जी लगेगी और कितने टाइम के लिए पंप चला है? 15 मिनट के लिए। तो तुमने क्या कर दिया? पी आउटपुट विल बी इक्वल्स टू पी इनपुट, ठीक है जी, पी आउटपुट विल बी इक्वल्स टू पी इनपुट डिवाइड बाई 15 इंटू 60। इसके बाद आप क्या करोगे?
इसके बाद 0.3 से बस इसको डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा जी? अगर मैं इसका आंसर निकालूं आपका, तो बच्चे इसका आंसर आएगा अपना, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो अगर आप, 220, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 into 9.8 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 0.3। हाँ, तो तुम्हारा करीब करीब ये आएगा 43.55, इतने किलोवाट। क्या आप समझे सवाल कैसे अटेम्प्ट हुआ है? सवाल अटेम्प्ट ऐसे हुआ है कि आपको पी आउटपुट चाहिए कितना था, आपको ये वाटर यहाँ पहुंचाना है, और कितना है? इतना, यानी कि mgh, उसके अगेंस्ट ही तो वर्क करना पड़ेगा पंप को, पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट उठा के लेके जाना है ना ऊपर, यानी कि सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना, तो कितना है? mgh, इतना वर्क करना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए? आप 15 मिनट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने पी आउटपुट की मुझे इतनी पावर तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन कन्वर्ट तो 30% ही होगा ना, तो वो इस फॉर्मूले से फिर मेरा पी इनपुट निकल जाएगा, यानी कि कितने इनपुट का पावर का पंप मुझे चाहिए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 24 देखो जी, ये क्या कह रहा है? बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, तो यहां से पता चला यू क्या है आपका? 0 है। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ए बच्चे क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा। ये भी तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तभी कांस्टेंट। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि पावर विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट वी। तो उस टाइम पे वेलोसिटी निकाल लो एट टी टाइम पे, कितना हो जाएगा? u प्लस ए टी। ये तो 0 हो गया, यानी कि a इंटू टी, यानी कि पावर कितना हो गया? f इंटू ए टी, यानी कि पावर प्रोपोर्शनल टू टी। सीधा टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आसानी था ये। अगले वाला ये भी, अब मैंने बेसिक बेसिक सवाल डाल रखे हैं। यूट्यूब कंटेन्स वाटर और methylated spirit separated by mercury, ठीक है जी। द मर्करी कॉलम इन टू आर्म्स आर इन लेवल विद 10 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ इस तरीके का आपका ये शेप बना हुआ है ऐसे। मरकरी तो लेवल पे है, ये मरकरी है। इधर आपने फिर दूसरे कॉलम में क्या डाल दिया जी? ये वाटर डाला। और लेट्स सपोज ये तुम्हारा स्प्रिट है, ये ऐसे, ये स्प्रिट है, ये क्या है तुम्हारा? वाटर। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट आपको निकालनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि यहाँ पे प्रेशर अगर मैं इक्वल कर दूं ए और बी पे, तो इक्वल होना ही होना चाहिए, पी ए शुड बी इक्वल्स टू पी बी। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है मेरे पास? मुझे क्या निकालना है? रो एस स्प्रिट बाई रो डब्ल्यू, यही तो निकालना है। यानी कि जब मैं प्रेशर इक्वल करता हूँ, यहाँ क्या? एटमॉस्फेरिक, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, यानी कि पी ए टी एम प्लस रो जी, ये कितना है? H1, ठीक है जी, विल बी इक्वल्स टू, और ये क्या है? वाटर, तो इसको भी वाटर ही लिख लेते हैं। पी ए टी एम प्लस रो स्प्रिट जी इंटू एच स्प्रिट। पी ए टी एम कट गया, यानी कि रो स्प्रिट अपॉन रो वाटर इज इक्वल्स टू एच वाटर अपॉन एच स्प्रिट। वाटर कितना है जी? 10 सेंटीमीटर, ये 12.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा जी? 100/125, 4, 5, आंसर कितना है? 0.8, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे कैसे इसने बात को बोला है। अब थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट। अब ये तो बेसिक सवाल है, यानी कि आपको क्या निकालना है? इसमें वर्क निकालना है बाय गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ, यानी कि डी से ई, ई से एफ, ये आपको काम इसका निकालना है। ये अगर पूरे साइकिल की भी दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ से डी में तो वर्क क्या हो रहा है? 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। आइसो कौन सा? कॉरिक प्रोसेस है। तो मुझे अल्टीमेटली ये वाला निकालना है एरिया। क्या निकालना है? ये वाला एरिया, यानी कि वर्क डन कितना होगा? हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट कितना हो गया? 300, तो ये कितना हो गया? 900/2, 450 जूल।
प्लस का आएगा माइनस का आएगा? प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ये एरिया क्या है और ज़्यादा, और ये वाला वी फाइनल, अगर मैं ई और एफ की बात करूँ, वी फाइनल वी इनिशियल, देखो बच्चे देखने का तरीका ये होता है, ऐसे देखते हैं, वी फाइनल क्या है? कम है, ठीक है। तो यानी कि ये एरिया क्या आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव, इसलिए हम एरिया क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम बस ये वाला एरिया ले रहे हैं। तो वो वाला एरिया कितना आएगा? प्लस के 450, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले वाला देखो जी। अगले वाला सवाल कुछ ऐसा आपको कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, सप्लाई हीट टू द सिस्टम, और हीट कैसे? यानी कि डी क्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, कैसे? 100। फिर इफ अ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क्स एट अ रेट इतना, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि 75 दे रखा है। इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है? यानी कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, फ्लोट को आप डिवाइड कर दो, डी यू बाई डेल्टा टी, ये कितना है बच्चे? 100। डेल्टा यू बाई डेल्टा टी निकालना है, ये कितना है? 75 माइनस 75, कितना है आंसर? 25। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 29। 29 कहाँ से सवाल आ गया है तुम्हारा? 29 आ गया तुम्हारा न्यूटन वाले मेथड से, रेडिएशन वाले चैप्टर से सवाल है ये, ठीक है, लॉ ऑफ कूलिंग से। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड हम यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है जी? T1 माइनस टी टू बाई टी टाइम के, T1 प्लस T2 बाई टू माइनस TS, सराउंडिंग का टेम्परेचर, जो कि 20 दे रखा है। तो पहले आप पहली कंडीशन देखो, 80 से कहाँ गया वो? 50। 80 से 50 यानी कि 30/5 विल बी इक्वल्स टू के। जोड़ दो इनको, 80 प्लस ये कितना बनेगा तुम्हारा? 65 आ जाएगा। 80 प्लस 50 130, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? 65 माइनस TC बोले तो सराउंडिंग कितना है? 20, ठीक है जी। अगली बार कहाँ से कहाँ? यहाँ से कहाँ गया? 60 से 30 गया, और टाइम पूछा गया है। 60 से 30 यानी कि 60, फिर से लगा लो इक्वेशन, बाई टी। अब की बार निकालना है, के की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, के कितना आ जाएगा? 6/45, ठीक है, इनटू T1 प्लस T2 बाई टू, यानी कि 45 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा जी? टी की वैल्यू 30/T, 6/45 इंटू 25, 5/5/9, यानी कि 9 मिनट। सिंपल। अगला सवाल आ जाते हैं 30। 30 वाला सवाल आपको कहता है द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप, एक है COP क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप है इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि इस ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो 1 2 दोनों हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं यहाँ। ये कौन सा होता है? फर्स्ट ओवरटोन। कौन सा होता है? फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल इक्वल टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज, यानी कि यहाँ कितना? 1 3 5 ये प्रेजेंट है, ये फंडामेंटल है, इसके बराबर है। तो यानी कि कहना चाह रहा है आपसे 2V/2L, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप, और ये ओपन वाला हो गया, ठीक है, किसके बराबर है? फंडामेंटल V/4L क्लोज्ड वाले के। अब V तो क्या है? सेम ही रहेगा, समझ रहे हैं ना आप? V क्या रहेगा? सेम, क्योंकि ओपन है या क्लोज्ड है, मीडियम तो सेम ही है। तो स्पीड ऑफ जो भी तुम्हारा वेव होगा वो तो सेम ही रहेगा, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि L ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन विल बी इक्वल्स टू 4LC होगा, अगर ये बराबर, यानी कि 4 इंटू LC कितना दे रखा? 20, यानी कि 80। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब सोनोमीटर, ये सवाल, इस सवाल में बच्चे फंसते हैं। ये जितने सवाल हैं मैंने प्रीवियस ईयर NTA के सवाल उठाए हैं, जो मुझे लगता है कि मतलब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या जो रिपीटेड सवाल हैं, या NTA उस तरह के सवालों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, अगर पेपर को थोड़ा सा भी अप करेगा, जो कि आएगा ही आएगा। तो अगर आप सोनोमीटर वाला सवाल देखें तो सोनोमीटर का कुछ इस तरीके का केस होता है बच्चे। ये ऐसे होता है, यहाँ ये पुली होती है, ये मास होता है, और ये ऐसे दो ब्रिज बनाए हुए होते हैं, ऐसे दो ब्रिज बनाए हुए होते हैं, ठीक है। ये L1 बच्चे, ये L2 बच्चे, ये L3, डन है। अब सोनोमीटर किस पे काम करता है? यानी कि वो जैसे फिक्स एंड वाला पढ़ा था ना आपने, जहां रस्सी को दो एंड पे बांध दिया जाता है, ठीक है,
और फिर हमने उसमें क्या स्टेशनरी वेव जनरेट की थी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। यानी कि यहाँ कौन से हार्मोनिक्स बनेंगे, दोनों, इवन प्लस ओड, ठीक है। और यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, एफ इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो एन वी बाई, यानी कि एन की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, यानी कि वी बाई 2L1, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं लिखूं 1:3:4, तो ये आ जाएगा 1/L1:1/L2:1/L3, ये आएगा नहीं आएगा भाई, ये दे रखा है ना रेशो आपको। अब बच्चे को जो दिक्कत आती है ना, उससे रेशो कई बार सॉल्व नहीं होते, तो कुछ नहीं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/1:1/3:1/4। आप क्या करो, नीचे वालों को ऊपर पहुंचा लो, तो ऊपर पहुंचाने के लिए 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको 12:4:3 भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें हर में 12 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 12:4:3 भी लिख सकता हूँ। यानी कि जब भी आप, अब आपको पता है टोटल लेंथ कितनी है, 114 है, और आपको ये रेशो पता चल गया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो आपको L1 L2 L3 बताना है, तभी आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो, ऐसे मान लो, ये हमेशा रेशो को ऐसे सोल्व कर, 12x + 3x इज इक्वल टू कितना है, 114। ये कितना बना तुम्हारा, 4 3 7 दोनों, यानी कि 19x विल बी इक्वल टू 114, यानी कि x विल बी इक्वल टू 6। अब L1 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 12x था, ये है ना 12x, यानी कि 72। ये कितना आया, 4×6 = 24, और ये कितना है, 3×18, यानी कि पहला जो ब्रिज आपको रखना है वो कहाँ रखना है, 72 सेंटीमीटर पे। दूसरा, ये लेंथ कितनी है, 24, ये कितनी है, 72, तो यहां से कितना बनेगा, 96। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में, और ये छोटी सी बात है, लेकिन इसमें रेशो में जो बच्चा फंसता है ना, यहाँ तक सब बच्चे पहुंच जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन रेशो सॉल्व करने में बच्चे को दिक्कत आती है। तो ये स्पेशल क्योंकि ये हम रेशो सॉल्व करने तो हम कहाँ भी लगाते हैं, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो। खैर, अब क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 बड़ा ही पेचीदगी वाला सवाल है। ये कह रहा है आपसे, और आसान भी है, ये कह रहा है आपसे कि यहां आपका क्या बनेगा, बीच में एंटी नोड बनेगा इन द वायर ए। क्या बनेगा जी, यहाँ एंटी नोड बनेगा। चलो मान ली बात। अगर यहाँ एंटी नोड बनता है तो अगर आप ध्यान से देखें, एफ क्या होता है तुम्हारा, एफ क्या होता है, NV/2L, और ये कितना होता है, VT/म्यू। लेकिन अब की बार जो म्यू है, म्यू क्या है तुम्हारा, मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ तो दोनों की बराबर है, लेकिन मास क्या हो गया तुम्हारा, और मटेरियल भी सेम है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। यानी कि जो ये म्यू है ये एरिया पर डिपेंड करेगा। एरिया का मतलब होता है, एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, R² के, क्योंकि डायमीटर दे रखा है ना यहाँ पे, डिफरेंट रेडियाई दे दिया ना, सॉरी, तो R² पे। अगर R² पे डिपेंड करेगा, अगर मैं इसको पूरा लिख दूं, कई बच्चों के समझ में ना आए, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ, तो कट गया, यानी कि डेंसिटी इंटू एरिया भी इसको लिखा जा सकता है। तो एफ क्या आ गया, N/2L T/ρ इंटू ए। समझ गए आप। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R² के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको एफ को लिखूं, फंडामेंटल लिखूं इसका, इस वाले के लिए, ए वाले के लिए FA लिखें अगर हम फंडामेंटल, तो ये आ जाएगा 1/2L, ठीक है, √T/ρ/πr², ठीक है। फिर अगर मैं सिमिलरली बी के लिए लिखूं, तो बी आएगा 1/2L, कोई फर्क नहीं होगा, टेंशन तो सेम ही रहेगी, ρ/π, आर की जगह 2R², यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4, 4 बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/2, और अंदर आ जाएगा 1/2L √T/ρ/πr²। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, FA और FB, इतना आ गया। अब अगर ये सेम उसमें रेजोनेंस करते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि अगर इसमें फर्स्ट हार्मोनिक्स बना है FA में, FA में क्या मान लिया मैंने, एक हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक माना मैंने, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक अगर एक फंडामेंटल एक बना है आपका, एक का मतलब है ऐसे, अगर एक बना है, एक एक मतलब एक लूप बना है, तो ये कितना है, 1/2 × 1/2L ऐसे करके बना हुआ है ना। तो अगर मुझे इसके हार्मोनिक्स निकालने हो तो कैसे निकालूंगा मैं, ये 2 आ जाएगा, अरे हाँ या ना, ये सेकंड ही बनेगा ना, ये कितने के बराबर होगा,
अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला बचेगा नहीं बचेगा, यानी कि बी का सेकंड हार्मोनिक इसके फर्स्ट हार्मोनिक के बराबर है, यानी कि इसमें अगर सेकंड हार्मोनिक होगा तो इसका फर्स्ट हार्मोनिक के बराबर, ये तभी ऑक्सीलेट करेगा। भाई इसका मतलब क्या है, अगर ये फ्रीक्वेंसी सेटअप है, ये फ्रीक्वेंसी सेटअप है किसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि ये सेकंड हार्मोनिक्स है इसका, इसके हिसाब से 2 गुना, तो इसका मतलब यहां पे तुम्हारे 2 आपको लूप बनाने पड़ेंगे ये वाले, ये मतलब है। यानी कि नंबर ऑफ एंटीनोड इन वायर ए, एंटीनोड कितना बना 1, यहां एंटीनोड कितने बने 1 और 2, यानी कि 1:2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33, ये तो अब आसान है, इन दोनों का कितना हो जाएगा जी, जैसे कैपेसिटर जुड़ते हैं 4 के, दोनों पैरेलल में हैं, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई रूट m/k, यानी कि 4k, इसको बाहर ले लो, यानी कि पाई रूट m/k, बेसिक है, सी ऑप्शन। इसके बाद तुम्हारा ये वाला सवाल है, इसमें मुझे क्या निकालना है, m1 m2 आपको गिवन है, ठीक है, कंडक्टिविटी आपको गिवन है, तो सबसे बेस्ट है आप जब भी ऐसे सवाल में क्या करो, आप इसको वोल्ट मान लो, क्योंकि ये उसी से है, ये 0 वोल्ट मान लो, ये 100 एज ए रेजिस्टेंस की तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 16 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी किसकी निकाल, m2 की कितनी है, k है, तो इसकी कंडक्टिविटी बतानी है हमें इसकी, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं नोडल लगा लेता हूँ, जितना करंट आया वो वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, यानी कि I1 + I2 विल बी इक्वल टू 0, और इसके लिए हमेशा लिखने की बस एक ही जरूरत है, इसको मानो जो भी है, तो ये कितना मान लिया आपने यहाँ पे 80 वोल्ट, आप क्या करो बस 80 में से 100 घटाओ, डिवाइड बाई आर, आर कितना है तुम्हारे पास, ρl/a, अब मटेरियल तो 2 मेटल, इतना 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 इतना, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, ठीक है, K1, हाँ ठीक है, लेंथ आपको गिवन ही है, तो अगर मैं ये लेंथ L मान लूँ तो ये कितनी हो जाएगी 2L, तो इसके लिए लिखो, इसका रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा ना आपको, सो आर विल बी इक्वल्स टू ρl/a, ऐसे लिखते हो, रेजिस्टिविटी उल्टा किसके होता है, कंडक्टिविटी के, K1 और M2, यानी कि ये आपको गिवन है, तो इसके नीचे लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 2L, अपन ने मान लिया ना, ये तो मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया, 2L/K1 × A विल बी इक्वल्स टू 80 - 0/L/K, K2 यानी कि K गिवन है आपको इंटू A, तो ये कट गया, K इंटू A काट दो, तो कट ही गया, इधर कितना बचा जी, ये तुम्हारा प्लस है ना, सॉरी, प्लस इज इक्वल टू 0, तो ये कितना बचा तुम्हारे पास, -20/2 गुना K1 + 80 इज इक्वल टू 0, यानी कि K1 विल बी इक्वल्स टू 80 × 2/20, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 8K, 80K हो जाएगा, यानी कि 8K, सो K1 विल बी इक्वल्स टू 8K। कुछ नहीं, इस सवाल को जब भी यहाँ से थर्मल से सवाल आए तो इसको कैसे मान के कर लेना है, तुम्हें रेजिस्टेंस वाला सवाल मान के कर लेना है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 35, अगेन देखो सेम सवाल है, तो जंक्शन लगाओ ना, टेंशन ही नहीं लेनी है, थीटा पूछेगा वो हमेशा, तो ये यहाँ से इतना करंट आया I1, उतना ही पास होगा I2, लेकिन मैं इसको ऐसे ना मान के, मैं इसको ऐसे ही मान लेता हूँ, टोटल करंट जंक्शन पे ही आ रहा है, I1 + I2 इज इक्वल टू 0, या ऐसा मान लो जंक्शन से ही बाहर जा रहा है ऐसे, तो स्केलर सम कैसे भी कर लो आप, तो स्केलर सम मैं 0 मान लेता हूँ, सॉरी, मतलब सम क्या ले लेता हूँ इसका, 0 मान लेता हूँ, यानी कि अब आपको क्या करना है, अगर मैं इसको अब ऐसे कह दूं इसी बात को कि यहां से जा रहा है I1 I2, सेम ही बात है, और होना चाहिए 0, तो I1 कितना हो गया अब तुम्हारा, थीटा कितना हुआ तुम्हारा, ये थीटा, कुछ नहीं करना है, इस वाले पोटेंशियल में से ये घटा देना है, यानी कि थीटा - θ2 डिवाइड बाई R2 प्लस थीटा - θ1 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं करना है, फिर थीटा कॉमन ले लो, 1/R2 प्लस 1/R1, और यही अप्रोच अगर आप पेपर में रखोगे तो आई होप कि आपको ज़्यादा बेहतर और फास्ट रिजल्ट मिलेंगे और आप जल्दी ही पेपर पूरा कर पाओगे। तो ये तुम्हारा क्यों क्या बन गया, Q1R2 प्लस Q2R1 अपॉन R1 प्लस बच्चे R2, कौन सा ऑप्शन आया, Q1R2, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले वाले पे चलते हैं, आई होप अगले वाला ये अब वर्क पावर से सवाल आ गया है, मास आपने ड्रॉप कर दिया,
तो आप खुद बताओ, यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही तो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। इनिशियली कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, mg/y, कितना है mg/y, माइनस फाइनल यहाँ पहुंचा तो कितनी होगी, यानी कि ये हो गया तुम्हारा mg/y कहाँ तक है जी, सॉरी सॉरी, ये कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, अच्छा ये y, ठीक है। तो पहले कितनी थी mg/y प्लस y0, ठीक है जी। बाद में कितना हो गया mg/y, तो ये तो कितना आ गया mg/y0। अच्छा ये ऑलरेडी गिवन है तो इतनी चेंज हुई, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें क्या है, सी मैंने शायद की में आपको सी दे दिया था, लेकिन सी नहीं होगा। क्या होगा तुम्हारा कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी, सीधी सी बात है, कितना ड्रॉप हुआ, कितनी डिस्टेंस mg/y0, तो इतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो कितनी पोटेंशियल एनर्जी ये डिक्रीज हुई, उतनी ही किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी में। सीधी सी बात है, यानी कि ये वाला mg/y0 क्या है, ये mg/y0। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, अब आप 37 में क्या लैमी थ्योरम लगा लेंगे हम। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है जी, टेंशन निकालनी है। आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना बनेगा, 30 बनेगा नहीं बनेगा, आप कहोगे हाँ। क्या मैं ये वेट कितना बनेगा, √3g बनेगा नहीं बनेगा, आप कहोगे हाँ। तो ये हो जाएगा जी √3g डिवाइड बाई साइन, ये हो जाएगा, ये 60 है ना, मुझे तो ये सामने वाला एंगल लिखना होता है ना, ये कितना सामने वाला एंगल बनेगा 90 + 30, तो इसको मैं सीधा लिख दूं ना 180 - 60 विल बी इक्वल्स टू t डिवाइड बाई साइन, ये कितना होगा जी 90। बस खत्म, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि t विल बी इक्वल्स टू √3 × g डिवाइड बाई साइन 60, यानी कि √3/2 कट गया, यानी कि 20, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सीधा लैमी लगाओ और कुछ मत करो। आपको समझ में तो आ रहा होगा शायद ये, क्योंकि लैमी कैसे लगाते हैं, ये जो वेक्टर है इसके सामने वाला एंगल, ये है टेंशन, ये टेंशन है तो ये सामने वाला एंगल, और ये एफ, ये सामने वाला एंगल। तो मैं क्या करता हूँ, ये जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ये लिखना सबसे अच्छा होता है। तो आप क्या करो, ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा, ये कितना होता है 90 + 30 कितना है 120। अब साइन 120 लिखने की जगह 180 - 60 लिख दूं, क्योंकि अब मुझे ऐड शुगर टू कॉफी अप्लाई करना, टू कॉफी अप्लाई करना आसान होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है तुम्हारा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो मुझे पता है अब ये सीधा मुझे एंगल ही लिखना है बस साइन 60, तो चीजें आसान हो जाती हैं मेरे लिए। जिसको दिक्कत हो वो ASTC रूल बेसिक मैथ में जाके लेक्चर खोल के देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, ये अच्छी अप्रोच वाला सवाल है, बढ़िया अप्रोच वाला सवाल है। तो इसमें क्या है कि आपने क्या किया, ये भी NTA का ही सवाल है, ये फेंक दिया और ऐसे। तो ये कह रहा है कि ये h/3 जो डिस्टेंस है ना भैया, ये यहाँ t1 टाइम पे था, और फिर दूसरी बार था ये यहाँ पे t2 टाइम पे। तो आपको इनका रेशियो वाइल गोइंग अप टू द कमिंग डाउन, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, यानी कि t1/t2 बताना है आपने। क्या बताना है बच्चे, t1/t2। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरी हाइट कितनी है h, ठीक है, ये कितनी है जी, ये बची 2h/3, क्योंकि नीचे क्या हो गया, ये h/3 हो गया, तो ऊपर वाली कितनी होगी 2h/3। तो ये वाला जो ऊपर जाने में टाइम होगा, यहां से यहां तक का टाइम बराबर होगा नहीं होगा, यही तो सिमेट्री होती है इसमें। इस वाली मोशन अंडर ग्रेविटी में यहां जितना टाइम लगेगा वहां इतना लगेगा, जहां इतना लगेगा वहां इतना लगेगा। तो अगर मैं टोटल टाइम ये देखो, ये टोटल टाइम में से ये टाइम घटा दूं तो t1 आ जाएगा मेरे पास, नहीं आ जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे हाँ सर, तो ये t1 आ गया मेरे पास, t1 प्लस ये मेरे पास पता ही है, तो t1 प्लस में ट्वाइस करके इसको जोड़ दूंगा तो मेरा ये भी आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बात तो आपकी सही है, यानी कि अगर मुझे t1 निकालना हो भैया, t1 ये वाला टाइम, ये वाला टाइम t1, तो t1 कैसे लिखूंगा बच्चे, t1 लिखूंगा मैं √2h/g माइनस √2 × 2h/3 × g। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, भाई मैंने क्या किया, ये वाला टाइम अगेन 2h/g, तो h की जगह ये रख लिया 2h/3 × g,
तो बस घटा दिया, ये टाइम आ गया मेरे पास। आप कहेंगे हाँ सर इतना तो समझ में आ रहा है। अगर इतना समझ में आ रहा है आपके, फिर तो चीजें और आसान है। आप मुझे ये बताओ, ये वाला टाइम, क्या आपने ये वाला टाइम निकाल लिया है जो कि ये है? भाई यहां से ये नीचे गिरी ना, तो ये 2h/3 का टाइम आ गया। T1 आपने ऑलरेडी निकाल लिया। अरे हाँ है ना। तो आप इस बात को कुछ ऐसे ना कह दूं मैं कि यहां से यहां तक का वही टाइम है जो यहां से यहां तक का है, और उसमें प्लस ये T2 ही तो जोड़ना है। तो अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम निकालना है मुझे, तो देखो यहां से यहां तक गिरने में उसे जो टाइम लगा, वही वो टाइम होगा बच्चे जो यहां से यहां जाने में लगेगा। आने जाने का टाइम तो सेम है, यानी कि T2 2h/g। और इसमें अगर मैं ये वाला टाइम जोड़ दूं, ये वाला, तो ये पूरी जर्नी का टाइम नहीं आ जाएगा? बस सवाल खत्म। तो ये कितना होगा, 2 × 2h/3 × g। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, 2h/g कॉमन कट कर लेंगे, तो 1 - √2/3, 1 + √2/3, यानी कि √3 - √2 अपॉन √3 + √2। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो जी। 39 बड़ा पेचीदा और बहुत ही सिंपल सवाल है। लगता ये मुश्किल सवाल है, ये 2021 में आया था, ठीक है, जेई मेंस में आया था, लेकिन बहुत आसान सवाल है। ये सवाल ये कहता है, सवाल समझो आप, कि एक पत्थर को आपने एक बिल्डिंग से ड्रॉप किया। पत्थर को कहां से ड्रॉप किया आपने? एक बिल्डिंग से ड्रॉप किया, और पत्थर 5 मीटर चलने के बाद यहां है पत्थर। फिर कहीं 25 मीटर, ये ऐसे 25 मीटर नीचे, यहां से आपने दूसरा पत्थर छोड़ा, और अब कह रहा है कि दोनों पत्थर साथ साथ पहुंचते हैं, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बता दो। तो इनके बीच में गैप कितना है? 20 मीटर। जब ये पत्थर 5 मीटर गिरा, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। 5 मीटर मतलब पहले सेकंड में गिरेगा। भाई जब आप ऊपर से इसको ड्रॉप करते हैं तो जीटी होता है ना, पूरा लिख देता हूं मैं, U + AT मतलब जीटी। अगर मैं नीचे को ही पॉजिटिव ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है जी। तो v, और चलता कितना है ये? S = UT + ½ AT²। हाफ a मतलब 10 × T², यानी कि 1 का स्क्वायर। ये कुछ डेटा मुझे सीधा याद है। 5 मीटर, जब ऊपर से कोई भी बॉडी ड्रॉप होती है तो पहले सेकंड में 5 मीटर चलती है, जब नीचे से फेंकते हो आप तो लास्ट सेकंड में 5 मीटर चलती है, क्योंकि आने जाने में सेम टाइम लगेगा, सेम डिस्टेंस चलेगा वो। ठीक है जी। ये एक बहुत अच्छा और बेहतर सवाल आता है, शायद आपको याद हो तो, आपके नोट्स में लिखा हो तो यहां से जब ये नीचे गिरा तो कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितने चल रहा है फिलहाल? 10 मीटर पर सेकेंड। ये अभी आपने, इसकी स्पीड क्या है इनिशियली? 0। तो आप यहाँ रिलेटिव मोशन लगा लो ना, जब ये साथ साथ पहुंचेंगे तो मैं यहीं रोक के इसमें रिलेटिव मोशन, क्योंकि अल्टीमेटली इनको यही तो डिस्टेंस कवर करनी है। अब दोनों का देखो, ए रिलेटिव क्या है दोनों का? 0। दोनों का एक्सेलेरेशन तो नीचे ही होगा, तो ए रिलेटिव क्या है यहाँ पे बच्चे? 0। अगर ए रिलेटिव 0 है तो टाइम क्या आ जाएगा? इसको कब पकड़ लेगा? आप इसको रोक लो, रोक लो तो सीधी क्या आ जाएगा? 20/10। ये रिलेटिव यानी कि 2 सेकंड। यानी कि अल्टीमेटली ये जब दोनों साथ यहां जाके मिलेंगे, क्योंकि वो कह रहा है ना साथ साथ गिरेंगे, तो 2 सेकंड का टाइम लगेगा। और यहां गिरा कितना है? 1 सेकंड ये लगेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो 1 सेकंड और ये 2 सेकंड, तो अल्टीमेटली इस वाले पत्थर को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकंड। तो अगर कोई चीज, वही बिल्डिंग की हाइट होगी, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर से गिरा है। अगर यहां से पत्थर को आपने नीचे डाला है और इसको जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो हाइट क्या होगी? H will be = 5GT², 5T², सॉरी, 5T² सीधा, यानी कि 5 × 3 × 3 = 9, 9×5 = 45, यानी कि 45 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने इसमें थोड़ा सा रिलेटिव यूज कर लिया, और थोड़ा सा हमने बेहतरीन तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई करके हमने निकाल लिया। अब 40 का तो आपको सीधा ही पता है, पैराबोला आएगा। ये नहीं होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पैराबोला ही क्यों बनेगा? क्योंकि I = क्या आएगा आपका? R² के। आई होप कि आपको ये बात समझ में थोड़ी सी आ रही हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डन है। अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द इट्स डायमीटर। ठीक है, तो वहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हो आप, तो ये तो आपका आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। अब 41 सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो 41 में क्या है? 41 में कुछ ऐसे इस तरीके से बात है कि ये आप इसको प्रेस कर रहे हो और ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप एक बात जानो, इसका वेट तो नीचे ही होगा, यानी कि ये 20 है, और ये कितना है जी? 100 न्यूटन है।
तो अगर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन F1 ऐसे लग रहा होगा और इसकी सरफेस पे ये F1 ऐसे लग रहा होगा। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसको तो रोकने के लिए बस एक यही फोर्स है जो बी वाली सरफेस ए वाली सरफेस पे लगा रही होगी। तो F1 किधर लग रहा होगा? इधर। सिमिलरली एक्शन रिएक्शन F1 इधर लग रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स नीचे है, इसका वेट भी नीचे है, ये ए बी इसके ऊपर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगा रहा है, तो यहाँ तो ऊपर की तरफ लगेगा ना अगर इसको रुके रहना है तो F2 इधर। यार यही आपसे पूछा गया है, यानी कि F2 विल बी किसका होगा? F1 प्लस 100। और F1 किसके बराबर होगा तुम्हारा? 20 के बराबर, यानी कि 20 प्लस 100, तो ये कितना हो गया? 120 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हो कि कैसे है क्या आपने किया है। तो अब मिलते हैं हम अगला मैं डिस्कशन लूंगा। और अब कुछ कुछ बातें मैं मतलब 10-10 20-20 सवाल, अब तो वही है कि हम रोज वीडियो मैं कोशिश करूंगा, जैसे मैंने पहले चलाया था तो ऐसे ही थोड़ा मेरा जो जो हम मैं सिलेबस डाल रहा हूँ वो भी डालता रहूंगा। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चे अब महीना भर भी अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे तो मुझे लगता है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी और पेपर अटेम्प्ट आप, क्योंकि मैंने देखा है कॉमन मिस्टेक बच्चों के अंदर जो है, पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, पेपर अटेम्प्ट करने में गड़बड़ होती है। जैसे अगर ये वाला सवाल बच्चे के पेपर में बैठ के दिमाग में नहीं आता, वो थॉट प्रोसेस, तो अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सारी एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे सवाल स्टेटमेंट वो सारे आपसे डिस्कस करूँ। और जितने भी मैंने स्टेटमेंट ये लिखे हैं ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जो मैंने स्टेटमेंट, ये पेपर मैंने खुद से बनाया है। तो ऐसे ऐसे मैं सारे पेपर बनाऊंगा। एक और पेपर मैंने आज बना लिया है, मैं आई विल शेयर विद यू। तो वो आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बेहतर फीलिंग आएगी। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे कि सर जिसका जो भी टॉपिक वीक हो या आपको इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं जी अगली वीडियो में।